Hello students, welcome back again on my channel, and in this video we will learn about a new chapter of class 12th political science. And before starting this chapter मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि अभी हम क्लास 12th में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं इसमें आपके बेसिकली टू पार्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के. द फर्स्ट पार्ट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड सेकंड पार्ट इज़ रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स. सो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने से पहले, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी एंड उन बहुत सारी कंट्रीज़ में से भी कुछ मेजर कंट्रीज़ होंगी जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखती होंगी या फिर जिनकी ज़्यादा वैल्यू होगी. एज यू नो आज के टाइम पे सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? डेफिनेटली अमेरिका. सो कहीं ना कहीं अमेरिका का, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो अमेरिका आज इतनी पावरफुल कंट्री है तो इसका कोई ना कोई बैकड्रॉप रहा होगा, कोई ना कोई लिंक रहा होगा. सो हमें इन बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करनी है. सो आपके चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर एरा. द कोल्ड वॉर एरा का जो मीनिंग होता है हिंदी में, दैट इज़ शीत युद्ध का दौर. लेकिन शीत युद्ध तो कोई टर्म हमने सुना नहीं है अभी तक कि व्हाट इज़ दिस शीत युद्ध. शीत युद्ध क्या होता है बेटा? अगर इसका सिंपली आप मीनिंग देखेंगे, ऐसी लड़ाई यानी कि ठंडी लड़ाई, सिंपल. लेकिन अब ठंडी लड़ाई तो कुछ होता नहीं है. सो ठंडी लड़ाई से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कोल्ड वॉर? इट मीन्स एक ऐसी लड़ाई जिसमें प्रॉपर लड़ाई होने के चांसेस रहते हैं लेकिन लड़ाई पूरी तरीके से होती नहीं है. अब ये क्या सिचुएशन है? क्योंकि हमने तो अभी तक सिंपल वही सुना है कि लड़ाई हो रही है, या फिर हम ये सुनते हैं कि बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म, भाई हॉट लड़ाई तो सुनी है. बट कोल्ड वॉर एक अजीब टर्म है आप लोगों के लिए अगर आपने इससे पहले नहीं सुनी है. अगर मीनिंग क्लियर है तो वेरी गुड. लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इसके कुछ बैकग्राउंड के कुछ पॉइंट्स को समझना होगा, तभी आपको कोल्ड वॉर इतने अच्छे से समझ में आ पाएगा. समझ में आया? सो कोल्ड वॉर की जो स्टार्टिंग है वो किसके बेस में है? वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में. अब आप सोच रहे होंगे हमें कोल्ड वॉर क्लियर नहीं हो रहा, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं. क्योंकि बेटा इट्स काइंड ऑफ दैट कि अगर आपको कोल्ड वॉर समझना है तो पहले आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर पता होना चाहिए. अभी तक हमारे वर्ल्ड में दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं जो बहुत ही भयंकर और बहुत बड़े लेवल पे हुए. ठीक है. सो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका रिलेटेड है किससे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिलेटेड है वर्ल्ड की मेजर पावर्स से. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है वहीं से आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका ख़त्म होता है 1945 में. अब 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आखिर हुआ क्या, वो चीज़ आप यहाँ समझेंगे. बेसिकली इस वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स थी. ठीक है. अब लड़ाई तो किन्हीं भी टू ग्रुप्स के बीच में ही होती है. सो जो एलाइड पावर्स थे आपके वो कौन से थे? यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस. इसको हम इन शॉर्ट में टर्म कर सकते हैं ASBF. इट मीन्स अमेरिका, सोवियत यूनियन, अमेरिका इज़ यूएस, सोवियत यूनियन एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस. एंड जो हमारे एक्सिस पावर्स थे, एक्सिस पावर में हमारे थे जर्मनी, इटली एंड जापान. सो हमारा इस तरफ था जर्मनी, इटली एंड जापान. ठीक है. इसकी आप शॉर्ट फॉर्म इसको ASBF एंड दिस इज गिज और जो भी है जर्मनी, इटली एंड जापान. अब इन ग्रुप्स के बीच में क्या हो रही थी? इन ग्रुप्स के बीच में चल रही थी लड़ाई. ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1945 में हो रहा था फॉर द वेरियस रीज़न, एक ग्रुप हमारा ये अलाइड ग्रुप था, दूसरा हमारा था एक्सिस ग्रुप. इनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई में अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया. जर्मनी और इटली की हालत भी बहुत ख़राब थी और इस साइड से ब्रिटेन एंड फ्रांस की हालत भी बहुत ख़राब थी. अब मेजर पावर्स तो ऑलमोस्ट वो हो गई. तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि कौन सी दो पावर्स बची हैं? सिंपल, सिर्फ दो पावर्स बची. कौन सी? वन इज़ यूएस एंड सेकेंड इज़ सोवियत यूनियन. अब एक चीज़ समझिए, कुर्सी एक है, ठीक है, और राजा कितने लोग बनना चाहते हैं? दो. अगर कुर्सी एक, राजा दो,
तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है उनके बीच में फाइट होगी। एक चीज़ आप यहाँ पे और अच्छे से देखिए कि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अब दुश्मन बनने वाले हैं वो पहले एक साथ एक ग्रुप में लड़ाई कर रहे थे, यानी कि आपस में मिलके वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही बात आई वर्ल्ड पावर बनने की, क्योंकि जो भी इसमें जीतेगा वो वर्ल्ड पावर बनेगा, सो यहीं से ये जो एक चाहत है वर्ल्ड पावर बनने की, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाट, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कोल्ड वॉर। अब हम कोल्ड वॉर का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें लड़ाई होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं लेकिन लड़ाई होती नहीं है। अब ये अजीब बात है कि लड़ाई होने के चांसेस हैं लेकिन लड़ाई हो नहीं रही है। ऐसा कब होता है कि लड़ाई होने के चांसेस होते हैं और होती नहीं है? ऐसा सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है, जब दोनों पावर्स जो लड़ाई करने वाली हैं उनकी पावर अगर इक्वल हो। तो हमारा जो यूएस एंड सोवियत यूनियन, ये दो मेजर पावर्स थी और ये दोनों आपस में वर्ल्ड पावर बनना चाहती थी, मीन्स इन दोनों में से कोई एक। लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, बिकॉज इनकी पावर क्या थी, इक्वल थी। अगर इन्होंने अटैक कर भी दिया तो उसका कोई कंक्लूजन निकलने वाला नहीं था, क्योंकि दोनों ही पावर इक्वल थी। इज इट डन? ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे जो मेजर इंसिडेंट है कि किस तरीके से चैप्टर को स्टार्टअप किया गया, वही हम देखेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक मेजर इंसिडेंट बना के चैप्टर को स्टार्टअप किया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि जो ये कोल्ड वॉर एरा था दैट वाज नॉट अ लाइक नॉर्मल प्रॉब्लम, इट वाज अ सीरियस प्रॉब्लम एट दैट टाइम। सो इफ़ वी टॉक अबाउट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली बेटे तीन कंट्रीज़ के बीच में था। तीन कंट्रीज़ कौन सी? एक थी आपकी यूएस, एक है हमारी सोवियत यूनियन, क्लियर, और एक और यहाँ पे छोटा सा नादान सा दोस्त है, किसका? ये दोस्त है आपका, बताती हूँ, ये था आपका क्यूबा, और क्यूबा दोस्त था सोवियत यूनियन का। अब आपको ये जो मैंने एक रफ स्केच बनाया, आपको इसको देख के थोड़ा अजीब नहीं लगा कि क्यूबा की लोकेशन है यूएस के पास और इसकी दोस्ती है सोवियत यूनियन से? ठीक है, अब सोवियत यूनियन की दोस्ती क्यूबा से क्यों है? क्योंकि सोवियत यूनियन के लिए क्यूबा से कुछ फ़ायदे हैं, और क्यूबा सोवियत यूनियन का फ्रेंड क्यों है? क्योंकि क्यूबा को इससे कुछ फ़ायदे हैं। वो है ना, दोस्ती इसीलिए होती है कि आपको मुझसे फ़ायदे हैं, मुझे आपसे फ़ायदे हैं। ठीक है, सो अब सोवियत यूनियन को क्या फ़ायदे हैं कि अगर क्यूबा इनके कंट्रोल में है, अगर क्यूबा पे इनका कंट्रोल है, सो यहाँ से यूएस को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, क्यूबा को क्या फ़ायदा है कि क्यूबा को जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड हो गई या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक एंड अदर नीड्स, उनके लिए सोवियत यूनियन इसको हेल्प करता है। इतनी चीज़ समझ में आई? अच्छा, इसके बाद ये एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इस प्रॉब्लम का। अब हम ये देखेंगे कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, इंसिडेंट क्या हुआ था क्या नहीं। 1961 में जो सोवियत यूनियन है उसको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि, देखो फिर से एक बार इसको यूज़ करते हैं, सोवियत यूनियन जो है इसको ये डर लग रहा था कि जो इनकी ये कंट्री है, जो इनकी सपोर्टिंग कंट्री है, कौन सी? क्यूबा, क्यूबा को अमेरिका इन्वेड कर देगा, यानी कि हमला कर देगा। ऐसा सोवियत यूनियन को क्यों लग रहा था? ठीक है, क्योंकि क्यूबा सोवियत यूनियन को हेल्प कर रहा था। ठीक है, ये इसके लिए एक अलाई कंट्री था, इसको सपोर्ट कर रहा था, इसको डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल लीड दे रहा था। अब यहाँ पे एक दो नेम्स हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, जैसे क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम दिया है यहाँ फिदेल कास्त्रो। ठीक है, ये नेम्स आप इसलिए याद कर लें ताकि जो 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा जो निकिता क्रुश्चेव हैं वो सोवियत यूनियन के लीडर्स थे, क्योंकि सोवियत यूनियन की तरफ से कौन चिंता जाहिर कर रहा है? निकिता क्रुश्चेव। एंड क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्त्रो हैं, प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा है
क्यूबा का जो प्रॉब्लम चल रहा था कि सोवियत यूनियन को लग रहा था कि क्यूबा पे अमेरिका अटैक कर देगा, और क्यों अटैक कर देगा वो चीज़ देखते हैं हम। इनको ये था कि क्योंकि हम इनको हेल्प कर रहे हैं और क्यूबा हमें हेल्प कर रहा है, तो शायद ये अटैक कर सकता है। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस। सो सोवियत यूनियन ने क्या डिसाइड किया? सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो क्यूबा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे इसको रशियन बेस में, यानी कि मिलिट्री बेस बना देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, इन्होंने 1962 में यहाँ पे एक न्यूक्लियर मिसाइल भी लगा दी। क्लियर? आफ्टर दैट होता क्या है कि जैसे ही इन्होंने ये मिसाइल यहाँ पे इस्टेब्लिश की, इंस्टॉल की, इसकी खबर लग जाती है अमेरिका को। देखो एक लोकेशन वाइज भी आप देख लेंगे कि कहाँ पे क्यूबन मिसाइल है, यहाँ पे मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सो हुआ क्या कि ये चीज़ पता चल गई किसको? अमेरिका को। अमेरिका को कितने टाइम बाद पता चली ये बात? अमेरिका को ये चीज़ पता चली 3 हफ्ते बाद, 3 वीक्स लेटर। जैसे ही उन्होंने अपनी मिसाइल वहाँ इस्टेब्लिश की, सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल इस्टेब्लिश की, तो इस चीज़ का पता चल गया। और अब यूएस के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, अब सिंपल सी बात है ना कि वो अपनी कंट्री को लाइक इस तरीके से तो नहीं वो करने देंगे। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका यानी कि यूएस भी सीरियस हो गया है। यूएस सीरियस हो गया किसके प्रति? सोवियत यूनियन के प्रति, कि आप ये क्यूबा में जो आपने ये यहाँ से जो आपके जहाज़ वगैरह आ रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं, वॉरशिप्स, इनको भी रोकिए एंड ये हटाइए मिसाइल आपने जो लगाई है। क्योंकि इन्होंने सोवियत यूनियन ने इस मिसाइल का फेस कर दिया था यूएस की तरफ, और अब ये यूएस को और ज़्यादा नियर बाय इलाके से अटैक कर सकते थे, ठीक है। सो ये जो एक इंसिडेंट है, अमेरिका की साइड से थे आपके, अमेरिका की साइड से जॉन एफ कैनेडी हैं, क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो हैं। सो ये पूरा एक जब इंसिडेंट सामने आता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि अब जो है लड़ाई होके ही रहेगी, क्योंकि अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है, सोवियत यूनियन पीछे हटने को तैयार नहीं है, एंड क्यूबा तो बेचारा वैसे ही कहीं ना कहीं यूएसएसआर के कंट्रोल में है। सो एट दैट टाइम ऑल द वर्ल्ड वॉज फीलिंग लाइक दैट कि अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होके ही रहेगा, ठीक है। सो ये जो था एक हाई पॉइंट था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज वेरी हाई पॉइंट। इवेंचुअली होता क्या है कि यूएसएसआर इस पॉइंट को समझ जाता है कि अमेरिका से लाइक पंगा लेना इतना आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन निकालते हैं। और वो क्या सोल्यूशन निकालते हैं कि जितनी भी वॉरशिप्स कहाँ जा रहे थे? क्यूबा की साइड, क्यूबा की साइड जा रहे थे, तो अमेरिका ने अपने शिप्स के थ्रू इनको रोकना शुरू किया। तो यहाँ से जो सोवियत यूनियन के, ये अमेरिका की यहाँ से इन्होंने रोकना शुरू किया, तो सोवियत यूनियन की जितनी भी शिप आ रहे थे, या तो उन्होंने अपना रास्ता वापस बदल लिया या फिर उन्होंने अपनी स्पीड स्लो कर ली, और फाइनली ये जो क्लैश होने वाला था ये टल गया, यानी कि ये नहीं हुआ। सो इस टाइम पे एक पूरा एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि सबको लग रहा था कि अब तो लड़ाई होकर ही रहेगी। सो दिस was the measure and the high point of like Cold War. And now we will learn the meaning of the Cold War. Look at here, student, focus. The Cold War was referred to the competition and the tension and a series of confrontation between the United States and the Soviet Union. अब यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे गौर करना है। What was this? First word, competition. ये एक competition था. Second word, second was that अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन, मतलब एक संघर्षों की एक पूरा, मतलब एक चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं कॉन्टिन्यू, ऐसा नहीं एक दिन की है, ठीक है। एंड द थर्ड वन वाज टेंशन। सो ये कंपटीशन था, प्रॉब्लम्स की एक पूरी सीरीज चल रही थी एंड टेंशन चल रही थी बिटवीन होम, लाइक अमेरिका एंड यूएसएसआर। क्लियर? ओके। सो लेकिन ये जो कोल्ड वॉर था ये कभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ हॉट वॉर में। हॉट वॉर लाइक हॉट वॉर का मतलब है कि जो बिल्कुल फुल स्केल पे जो लड़ाई हो जाती है, ये बिल्कुल मार रहे हैं लोग एक दूसरे को, ठीक है, ये उस तरीके से कभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये प्रॉपर एक जो वॉर है उसमें कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाया और इस चीज़ को रोक लिया गया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो आप एक चीज़ और अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे कोल्ड वॉर का जो मीनिंग है, कोल्ड वॉर का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ पावर ही नहीं, कहीं ना कहीं पावर वाली चीज़ तो है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसको कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट क्यों कहा जाता है? आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कहा जाता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका अमेरिका ग्रुप को, यूएस ग्रुप को वेस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है, कि ये जो पूरा है द यूएस, ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? दे फॉलो द लिबरल डेमोक्रेसी एंड द कैपिटलिज्म। इन टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर होगा, 11th क्लास में ही बहुत अच्छे से आपने किया हुआ है। और जो ईस्टर्न अलायंस था, इनको आप जो दो ग्रुप से, इनको आप वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के नाम से भी समझ सकते हैं। वेस्टर्न अलायंस जो था आपका, दैट वाज हेडेड बाय अमेरिका एंड ईस्टर्न अलायंस वाज यूएसएसआर। ओके, सो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है? लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म, इनकी अमेरिका की। एंड यूएसएसआर की क्या है? यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो है सोशलिज्म। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, सोशलिज्म एंड द कम्युनिज्म। सो इन थ्योरीज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन ये सिर्फ पावर के लिए नहीं था, इट वॉज ऑल्सो फॉर द आइडियोलॉजिकल पर्पस, लाइक किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। क्लियर? सो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।